एपिसोड 54 झटका 440 वोल्ट का। अगली सुबह आयशा सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना चुकी थी क्योंकि आज नाश्ता उसे हॉस्पिटल लेकर जाना था अपनी माँ और बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। इसलिए उसने नाश्ता थोड़ा ज़्यादा बनाया था। उसने 2 बड़े लंच बॉक्स पैक करके साइड रख दिए और रेडी होने के लिए अपने रूम में चली गई। रेडी होकर जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि अभय सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। उसने एक तरफ घड़ी की तरफ देखा, 8:30 हो चुके थे, लेकिन अभय अभी तक रेडी नहीं हुआ था ऑफिस जाने के लिए। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या आज? आयशा ने उससे पूछा। नहीं, सासू मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे में दामाद ऑफिस कैसे जा सकता है? नाश्ता करने के बाद दोनों साथ चलेंगे हॉस्पिटल, ठीक है? अभय ने सोफे से उठते हुए उससे कहा। आर यू श्योर? आयशा हैरान होकर बोली। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? अभय ने उससे अपने करीब खींचते हुए उससे कहा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। आई मीन तुम बहुत बिजी रहते हो ना अक्सर, और आज पहली बार तुमने मेरी मम्मी को अपना समझा, तो बस थोड़ी सी हैरान हूँ मैं। आयशा ने अपने मन की बात कही अभय से, लेकिन उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। उसके बाद दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहाँ हॉस्पिटल में तो पहले से ही सब लोग मौजूद थे और साथ में जानकी देवी और केतकी भी। जानकी देवी मंजीत के वार्ड में ही बैठी हुई थी और आयशा की दीदा के साथ फॉर्मेलिटी के लिए बातचीत कर रही थी, वरना असल में तो जानकी देवी को किसी से भी बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और आयशा और अभय दाखिल हुए। मम्मी! आयशा खिलखिलाते हुए अपनी माँ के बेड के पास गई और उसके गले लग गई। मम्मी, अब कैसे हो आप? आयशा ने उनसे पूछा। अब तो आ गई है तो और ज़्यादा चंगी हो गई हूँ, मंजीत ने जवाब दिया। तभी मंजीत के नज़र आयशा के हाथ में मौजूद फूड पैक पर पड़ी, जिसे वो समझ गई थी कि आयशा सबके लिए नाश्ता लेकर आई है। मम्मी, मैं सबके लिए नाश्ता लेकर के आई हूँ, आयशा उत्साह भरी आवाज़ में बोली। तभी मंजीत बोली, कमाल है भाई, आज तो सब मेरे लिए नाश्ता लेकर आए हैं। पहले तेरी दीदा ले आई, फिर केतकी भी ले आई और अब मेरी नीनी भी ले आई मेरे लिए नाश्ता। ओह वाह, दीदा और चाची साहब भी आपके लिए नाश्ता लाए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे किसी ने भी मुझसे ज़्यादा अच्छा नाश्ता नहीं बनाया होगा, आयशा इतराते हुए बोली। तुम बोलो ना कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, आयशा अभय को गोहनी मारते हुए बोली। तो अभय को उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ गई। हाँ है, अच्छा बनाती है। आप इसकी हाथ का बना नाश्ता भी टेस्ट कर लीजिए, वरना रो रो कर ये पूरा हॉस्पिटल अपने सिर पर उठा लेगी। ये लास्ट लाइन अभय हल्के से बड़बड़ाया, लेकिन आयशा सुन चुकी थी। आयशा उसे आंखें दिखाने लगी तो अभय ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। अच्छा ठीक है, बता क्या बनाया है तूने मेरे लिए? मंजीत मुद्दे को शांत करते हुए बोली। चीज़ वाले सैंडविच, आयशा ने जवाब दिया। तो अभय फिर बीच में बोला, अक्सर नाश्ते में यही खाने को मिलता है मुझे, आपने कुछ सिखाया नहीं है क्या इसे? अभय की बात सुनकर आयशा उसे खुले मुंह के साथ घूरने लगी तो अभय हंसते हुए बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ, खा जाने वाली नज़रों से क्यों देख रही हो तुम मुझे? घर में बताऊंगी तुम्हें। आयशा ने आंखों आंखों में ही अभय को धमकी दे दी थी। कुछ देर के बाद हॉस्पिटल में से सब लोग चले गए सिवाय आयशा के। अचानक आयशा को एक अर्जेंट कॉल आ गया तो उसे अटेंड करने के लिए वो वार्ड से बाहर चली गई। तभी वार्ड में अधिराज सिंह राठौड़ दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था और साथ में ऑरेंजेस भी। मंजीत हैरानी से उससे बोली, तुम यहाँ? हाँ, अभय ने कल फ़ोन करके बताया कि मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में, तो मैं इमरजेंसी वाली फ़्लाइट से ही इंडिया आ गया तुमसे मिलने, अधिराज ने जवाब दिया। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अधिराज ने कंसर्न होकर उससे पूछा। बेटर देन बिफोर, मंजीत ने जवाब दिया। उसके बाद कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। चुप्पी तोड़ते हुए अधिराज उससे बोला, मुझे लगता है कि हमें अभय को सच्चाई बता देनी चाहिए सारी, वरना हमारे बच्चों का रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ सकता है। कभी नहीं, मैं नहीं चाहती कि सच्चाई जानने के बाद अभय अपनी माँ से नफरत करे। ऐसा करके गीतांजलि की आत्मा को भी बहुत दुख होगा।
इसलिए अभय को सच्चाई नहीं बतानी है। और मेरी आयशा को भी बहुत भयानक बीता हुआ कल जुड़ा है उस दिन से, जिस वजह से वो आज भी आधी रात को उठकर बैठ जाती है। इनफैक्ट मुझे तो वो दिन याद नहीं करना है। कहीं न कहीं मुझे भी वो दिन सोने नहीं देता आज भी चैन से। मंजीत ने सख्त लहजे में अधिराज से कहा। उसके बाद अधिराज वहाँ से चला गया। पार्किंग एरिया में पहुँचते ही अधिराज को अभय का कॉल आया। और ज़िंदगी में पहली बार अभय ने अपने पिता को खुद से कॉल किया था, तो उसने एक्साइटेड होकर तुरंत वो कॉल उठा ली। मुझे आपसे मिलना है अर्जेंटली, अभय ने रूड होकर उससे कहा। ठीक है, कहाँ मिलना है? अधिराज ने अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखते हुए उससे पूछा। अनोखी कैफ़े राइट नाउ, ये कहकर अभय ने कॉल काट दिया। थोड़ी देर बाद अधिराज उस कैफ़े में पहुंचा जहां अभय ने उसे आने को कहा था। अभय वहां पहले से ही मौजूद था, अधिराज के इंतज़ार में। क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अधिराज ने अपनी चेयर पर बैठते हुए उससे पूछा। सच जानना है मुझे, अभय सीधा बोला। अधिराज भी समझ चुका था कि अभय किस सच के बारे में जानना चाहता है, इसलिए उसे कुछ हैरानी नहीं हुई। हाँ, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? अधिराज ने कॉन्फिडेंस से कहा। मेरी माँ के कत्ल के बारे में जानना है मुझे, और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि आपको मेरी माँ के कातिल के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर उस कातिल को बचा रहे हो। अभय ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए उससे कहा। देखो अभय, वैसे तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, मगर फिर भी तुम अगर सच जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि सच जानने के बाद तुम मुझ पर यकीन करोगे, अधिराज बोला। अभय अपनी मुठ्ठियाँ भींचते हुए उससे बोला। सच बताइए मुझे, मैं आपकी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। सच ये है कि जिस औरत के लिए तुम दुनिया जहान से दुश्मनी मोल लेकर बैठ गए हो ना, वो औरत असल में इंसान खिलाने की भी लायक नहीं थी। तुम्हारी माँ ने एक बहुत ही तुम्हारी माँ एक बहुत ही घटिया किस्म की औरत थी। उसने न जाने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी थी। उसमें सबसे पहले वो मंजीत और दीपिका की गुनहगार थी। तुम्हारी माँ असल में एक कातिल थी। बोलते बोलते अधिराज बीच में ही रुक गया। पता है किसकी? आयशा की और पूरे बेदी खानदान की। अधिराज ने जब आयशा का नाम लिया तो अचानक से उसका दिल धड़कना बंद हो गया। वो अपने पिता को सवाली नज़रों से देखने लगा, तो अधिराज समझ गया कि अभय को आयशा से जुड़ी ये बातें परेशान कर रही हैं। इसलिए उसने ये बात एक पहेली की तरह कहकर छोड़ दी अभय के लिए, ताकि वो ये पहेली खुद से ही सुलझा ले। वो वहाँ से उठकर जाने को हुआ, लेकिन जाने से पहले एक बात और कहकर गया, जिसके बाद अभय एकदम सुन्न पड़ गया। तुम्हें अपनी माँ का कातिल जानना है ना, तो सुनो। तुम्हारी माँ का कातिल तुम्हारी माँ खुद थी। उसने बेटी परिवार के लिए मौत की खबर खोली थी, जिसमें वो खुद ही गिर गई। ये कहकर अधिराज वहाँ से चला गया। अब अभय को अंदर से एक अलग सी बेचैनी होने लगी, खास तौर से आयशा का नाम सुनकर। अब उसके लिए ये राज जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि आखिरकार उस राज से आयशा भी जुड़ी हुई थी। वहीं हॉस्पिटल में आयशा मंजीत के नज़दीक बैठी उसे सवाली नज़रों से घूर रही थी। मम्मी, पापा, अभी आपसे किस राज के बारे में बात कर रहे थे? ऐसा कौन सा राज है जो आप नहीं चाहते कि मैं अभय को कि चाहते हो कि अभय को पता चले? और मैंने मेरा नाम भी सुना था इस राज में, मैं भी बोलूँ क्या? आयशा ने एक साथ इतने सारे सवाल की लाइन लगा दी थी। मंजीत एकदम शांत थी। उसने अपने मन में कहा, हाँ बेटा, तू भी शामिल है इस भयानक राज में, लेकिन मैं तुझे अभी नहीं बता सकती, वरना अभी जितनी नफरत अभय मुझसे करके बैठा है, उससे कहीं ज़्यादा नफरत तो गीतांजलि से कर बैठेगी। बोलो ना, आयशा इरिटेट होकर अपनी माँ से बोली। बेटा, कोई राज नहीं है, वो बस ऐसे ही। वो दरअसल अनिरुद्ध का बर्थडे आ रहा है ना, तो बस यही कह रहे थे कि तेरे ससुर जी की इस राज के बारे में अभय को भी पता नहीं चलना चाहिए कि अधिराज अनिरुद्ध को कोई स्पेशल गिफ्ट देने वाला है। मंजीत ने बहाना बना दिया आयशा को बहलाने के लिए। मैं बुद्धू नहीं हूँ मम्मी,
आप मुझे कोई भी पहेली दो, शू शटाक सॉल्व कर दूँगी मैं इंटेलिजेंट हूँ केस सॉल्व करने में, चुटकियों में कर दूँगी मैं ये केस भी सॉल्व। लेकिन अभी आप मुझे सच बताओ, क्या राज़ छुपा रहे हो आप मुझसे? अब तो आयशा नहा धोकर अपनी माँ के पीछे पड़ चुकी थी। राज़ ये है कि अभय को लगता है कि उसकी माँ का कत्ल मैंने किया था, जो कि सरासर झूठ है। मैंने उसकी माँ का कत्ल नहीं किया था, बल्कि अभय की माँ अपनी कातिल खुद ही बनी थी। बस यही राज़ है। मंजीत ने केवल 2 लाइनों में राज़ ख़त्म कर दिया। मेरे पेट में अभी भी दर्द है मम्मी। इसका मतलब ये है कि आप मुझे शॉर्ट समरी सुना रहे हो इस राज़ की। असल में तो ये राज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा लग रहा है, क्यों सही कह रही हूँ ना मैं? आयशा ने अपनी भौहें उचकाईं। तभी वार्ड का दरवाज़ा खोलकर राजवीर अंदर दाखिल हुआ। क्या बात चल रही है माँ बेटी के बीच? ज़रा हमें भी तो दसो, राजवीर बोला। पापा, मम्मी कोई राज छुपा रही हैं मुझसे। आप इनसे कहो ना कि अपनी नीनी बिटिया से कुछ ना छिपाएं। आयशा अपने पिता को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। लेकिन राजवीर तो पहले से ही उस राज के बारे में जानता था, इसलिए उसने आयशा को बहलाते हुए उससे कहा, बेबी बू, अभी आप घर जाओ, आपकी मम्मी से मैं सारे राज उगलवा लूँगा, क्योंकि आपकी मम्मा सिर्फ आपके पापा से ही झूठ नहीं बोल पाती हैं, बाकी सबको तो तेरी माँ बुद्धू बना देती हैं। हाँ ठीक है, आप मम्मी से पूछो, अभी मैं घर चलती हूँ। ये कहने के बाद आयशा अपनी माँ और पापा के गले लगी और फिर वहाँ से चली गई। अब क्या करें? मंजीत राजवीर से बोली। कुछ नहीं, इस बारे में हम पहले अधिराज से डिस्कस करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि बच्चों को सच बताना है या नहीं। राजवीर बोला। राइट। मंजीत ने भी राजवीर की बात पर सहमति जताई। वहीं आयशा हॉस्पिटल से बाहर खड़ी कैब का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर अभय की गाड़ी आकर रुकी और दरवाज़ा खुला। आओ बैठो, अभय बोला। आज उसकी बात करने की टोन और दिन से भी ज़्यादा मीठी थी। थैंक यू सो मच कि तुम टाइम पर आ गए, वरना इस धूप में तो मैं जल भुन जाती, आयशा बोली, अपने दुपट्टे से खुद को हवा देते हुए। तभी अभय ने उसकी तरफ ठंडे पानी की बिस्लरी की बोतल बढ़ाई। थैंक यू सो मच, मुझे सच में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे तो फेस पर ही काफ़ी ज़्यादा इचीनेस हो रही है इस धूप के कारण। आयशा ने अभय से कहा, तुम ठीक हो ना? अभय ने अचानक से उससे पूछा तो आयशा पानी पीते पीते रुक गई और उसे सवाल नज़रों से देखने लगी। आखिर क्या है गीतांजलि की मौत का राज? आखिर कैसे है आयशा का लिंक गीतांजलि की मौत से? जानने के लिए जुड़े कहानी के साथ प्यार का कलमा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।